अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रोकी। तो आज की इस वीडियो में हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करेंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने अपना लेक्चर नंबर 14 देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और हमने देखा था मैथमेटिकल एंड डेटाबेस रिलेशन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे डेटाबेस एंड मैथ रिलेशंस, यानी कि जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था डेटाबेस और मैथ रिलेशन को, हम आज उसके अंदर जो डिफरेंस है वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन, उसके बाद इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, और लास्ट पे देखेंगे ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्सेप्चुअल, कंपोजिट एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, और सबसे लास्ट पे आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी। तो सबसे पहले हमारे पास है डेटाबेस एंड मैथ रिलेशंस। तो वो कह रहा है कि हमने जो पिछला लेक्चर अपना उसके अंदर हमने जो 6 बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी टेबल और डेटाबेस रिलेशन की, तो अगर उसको हम कंपेयर करें अपने मैथ रिलेशन के साथ तो फिर हमें यानी कि हम पता चलेगा हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा कि जो हमारे पास वो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से सब की सब सेम आपस में सिवाय एक के, और जो वो आपस में सेम नहीं है वो कौन सी है, वन रिलेटेड टू द ऑर्डर ऑफ द कॉलम, यानी कि जो कॉलम का ऑर्डर है ना वो इसमें डिफरेंट है। द ऑर्डर ऑफ कॉलम इन मैथमेटिकल रिलेशन डज मैटर, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ कॉलम है ना मैथमेटिकल इक्वेशन रिलेशन में वो मैटर करता है, वेयर एज इन डेटाबेस रिलेशंस इट डज नॉट मैटर, यानी कि जो डेटाबेस है उसके अंदर ये मैटर नहीं करता आप कॉलम को आगे कर दें पीछे कर दें। यानी कि हमारे पास अगर 3 कॉलम हो A B C कह लें आप उन्हें, तो आप चाहें तो C को उठा के A वाली जगह पे ले आएँ, A को चाहे तो B पे ले जाएँ, B को चाहे तो C पे ले जाएँ, यानी कि आप कॉलम की जो जगह है वापस में एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे जो कॉलम है अगर हम उसकी जो जगह है उसको चेंज कर देंगे तो जो हमारा जो रिज़ल्ट है वो सेम नहीं आएगा, वो डिफरेंट आएगा। नीचे हम देखते हैं अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा हुआ, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन ईदर मैथ और डेटाबेस रिलेशन इफ वी चेंज द रोज और टपल ऑफ एनी रिलेशन, यानी कि वो यही कह रहा है कि अगर हम मैथ में या फिर डेटाबेस में जो रो है उसको अगर हम चेंज कर दें तो हमारे पास कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, जो हमारा रिज़ल्ट होगा आउटपुट होगी वो सेम रहेगी। इट मीन दैट द ओनली डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कॉलम और एट्रीब्यूट, यानी कि जो मैथ में और इसमें जो फ़र्क है वो सिर्फ ऑर्डर ऑफ कॉलम का ही है। उसके बाद नीचे ये उन्होंने दिखाया हुआ है एग्जांपल कि A क्रॉस B इज़ इक्वल टू नॉट B क्रॉस A। यही जो हमारा समझ लें कि जो ऊपर सारा पैराग्राफ है ना उसके अंदर यही हमें बताया गया है कि जो A क्रॉस B है ना वो B क्रॉस A नहीं होगा, यानी कि अब हमारे पास 2 कॉलम है, पहला A है और दूसरा B है। अगर हम इनको चेंज कर दें, B को A पे ले आएँ और A को B पे ले दें, तो फिर इनकी जो वैल्यू होगी आउटपुट होगा वो सेम नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री ऑफ अ रिलेशन। अब हम देखेंगे कि जो डिग्री है रिलेशन की वो क्या है। सबसे पहले वो कह रहा है कि वी विल नाउ डिस्कस द डिग्री ऑफ रिलेशन, नॉट बी कंफ्यूज विद द डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप, यानी कि जो डिग्री ऑफ रिलेशन है और जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान आपने कंफ्यूज नहीं होना। हमें ये पता होना चाहिए कि हमने पीछे पढ़ा भी हुआ है, इसे हमें याद भी होना चाहिए कि जो रिलेशनशिप है वो एक ऐसा लिंक है डिफरेंट एंटिटीज टाइप के दरमियान में, जिसको हमने पीछे ER डाटा मॉडल में डिस्कस भी किया। उसके बाद वो कह रहा है कि जो हमारी डिग्री ऑफ अ रिलेशन इज़ द नंबर ऑफ कॉलम इन द रिलेशन, यानी कि जो डिग्री ऑफ अ रिलेशन है ये जितने भी कॉलम होते हैं हमारे टेबल में वो होते हैं, यानी ये नीचे हमें एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास एक टेबल है उसके अंदर 1 2 3 4 कॉलम है। इन दिस एग्जांपल द रिलेशन स्टूडेंट्स हैज़ 4 कॉलम, सो दिस रिलेशन हैज़ डिग्री 4। ये हमारी होगी डिग्री, जितने नंबर्स ऑफ कॉलम जो होंगे वो हमारी डिग्री होगी। उसके बाद है कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन, द नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द रिलेशन इज़ कॉल्ड एज कार्डिनैलिटी ऑफ द रिलेशन, और जितने भी नंबर्स ऑफ रोज होंगे 1 2 3 4 5, ऊपर वाले टेबल में हमारे पास अब 5 रोज हैं,
तो जो इसकी कार्डिनलिटी होगी वो 5 होगी। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। इनको आपने याद रखना है कि जो डिग्री ऑफ रिलेशन और कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन है, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। जो डिग्री होगी वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स और जो कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन होगी वो नंबर ऑफ़ रोज़। उसके बाद है रिलेशन कीज़। तो रिलेशन कीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फॉरेन की। अब हमने अपने जो पीछे लेक्चर नंबर 8 था आई थिंक, उसके अंदर हमने देखी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़, जिसमें से हमने फॉरेन की अपनी जो नहीं देखी थी वो हमने कहा था कि हम अपने आने वाले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपनी फॉरेन की को भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। एन एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल बी डैट इज़ द प्राइमरी की इन एन अदर टेबल ए इज़ कॉल्ड फॉरेन की। क्या मतलब है इससे? फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो टेबल है, एक ए है और एक बी है। जो बी का एट्रीब्यूट है, टेबल बी के अंदर कोई भी एक एट्रीब्यूट है जो कि प्राइमरी की हो, जो कि किसी और टेबल ए की, यानी कि एक कॉलम बी है, टेबल बी का लेंगे कॉलम, उसका कोई एक एट्रीब्यूट है जो कि टेबल ए के अंदर जो प्राइमरी की है, वो हमारी फॉरेन की कहलाएगी। नीचे एग्जांपल है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। अब हमें पता है कि जो हमारी होती है प्राइमरी की, उसके नीचे हम एक ये सिंपल लाइन या बार लगा देते हैं। तो एम्प्लॉय सेक्शन में जो हमारी एम्प्लॉय आईडी होगी वो हमारी होगी प्राइमरी की, और डिपार्टमेंट में जो हमारी डिपार्टमेंट आईडी होगी वो होगी प्राइमरी की। अब जो हमारी डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी है, एम्प्लॉयज़ में जो डिपार्टमेंट आईडी आ रही है, यानी कि कॉलम बी का एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट आईडी, ये कॉलम ए में आ गया, हमारा टेबल ए में आ गया, तो ये हमारी होगी फॉरेन की, ये फॉरेन की कहलाएगी। और फॉरेन की को जब हम शो करवाते हैं तो उसके नीचे बार लगाने के बजाय हम जो है वो डैश या फिर डॉटेड लाइन लगाते हैं। उसके बाद है ये नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि यही एग्जांपल है कि जो डिपार्टमेंट है और एम्प्लॉई है, इसके जो डिपार्टमेंट आईडी है वो एम्प्लॉई के सेक्शन में एज अ फॉरेन की काम कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिक्वायरमेंट कंस्ट्रेंट ऑफ फॉरेन की। अब फॉरेन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? देयर कैन बी मोर देन 0 और 1 और मल्टीपल फॉरेन की इन अ टेबल। यानी कि एक टेबल में 0 भी हो सकती है फॉरेन की जो फॉरेन की 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और मल्टीपल भी, डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी टेबल्स अ पर्टिकुलर टेबल इज़ रिलेटेड विद। उसके बाद नेक्स्ट फिर एग्जांपल वही ऊपर वाली एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट वाली, यानी कि फॉर एग्जांपल इन द अबव एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल इज़ रिलेटेड विद द डिपार्टमेंट टेबल, सो देयर इज़ 1 फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारी डिपार्टमेंट आईडी है ऊपर वो एक ही एम्प्लॉय सेक्शन में डिपार्टमेंट आईडी है एक ही दफ़ा, यानी कि ना अगर इसके नीचे कोई और सेक्शन होता है हमारा अलग, उसकी भी इसमें इसके अंदर यूज़ हो रही होती तो फिर इसकी जो हो रही थी फॉरेन की वैल्यू वो 2 होनी थी, अब ये 1 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी की इज़ रिप्रेजेंट बाय अंडरलाइनिंग विद अ सॉलिड लाइन, वेयर एज फॉरेन की इज़ अंडरलाइनिंग बाय डैश और डॉटेड लाइन। ये वही बाकी प्राइमरी की को इस सॉलिड लाइन से शो करते हैं और जो फॉरेन की है उसके नीचे डॉटेड लाइन लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे प्ले अ वाइटल रोल इन रिलेशनल डाटा मॉडल। दे आर वन ऑफ द 3 कंपोनेंट ऑफ रिलेशनल डाटा मॉडल। यानी कि जो हमारी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है, ये जो डाटा मॉडल है, रिलेशनल डाटा मॉडल के कंपोनेंट है उनमें से एक है। उसके बाद दिस कंस्ट्रेंट आर बेसिक फॉर्म ऑफ कंस्ट्रेंट, so basic that they are a part of data model. Due to this fact, every DBMS that is based on the relation data model must support them. उसके बाद ये हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। It states that in a relation no attribute of primary key can have null value। यानी कि जो हमारा होता है एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, ये हमें शो करवाता है
कि जो हमारी प्राइमरी की है किसी भी टेबल के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर, उसके जो प्राइमरी की के एट्रीब्यूट्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो नल नहीं होगी, यानी कि वो ज़ीरो नहीं होगी। इफ़ अ प्राइमरी की consists of single attribute, this constraint obviously applies on this attribute, so it cannot have the null value. However, if a primary key consists of multiple attributes, then none of the attribute of primary key have the null value in any of the instances. वो कह रहे हैं कि इसके बाद कि अगर जो प्राइमरी की है उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट हों तो उनमें से भी किसी भी उसके एट्रीब्यूट की जो प्राइमरी की है वो नल नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। दिस कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड टू फॉरेन कीज। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट कम्बिनेशन ऑफ अ रिलेशन दैट इज द प्राइमरी की ऑफ एन अदर रिलेशन। यानी कि जो है ये अप्लाई की जाती है फॉरेन की के ऊपर, और हमें पता है कि जो फॉरेन की है वो सेट है, फॉरेन की एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट कम्बिनेशन है। रिलेशन किसी भी रिलेशन का जो कि प्राइमरी की हो, किसी भी एन अदर रिलेशन की, किसी दूसरे रिलेशन की जो प्राइमरी की हो। दिस कंस्ट्रेंट states that if a foreign key exists in a relation, either the foreign key value must match the primary key value of some tuple in its home relation, or the foreign key value must be completely null। यानी कि वो मैच भी कर सकती है वैल्यू उसकी होम रिलेशन के साथ और वो नल भी हो सकती है, कम्प्लीटली नल। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। बाय डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी की इज माय minimal identifier that is used to identify tuples uniquely. This means that no subset of the primary key is sufficient to provide unique identification of tuples। यानी कि जो हमारी प्राइमरी कीज़ है वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है, यानी कि जो हमारी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं उसके लिए जो हमारे पास प्राइमरी की होती है वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। If we were to allow a null value for any part of the primary key, we would be demonstrating that not all the attributes are needed to distinguish between tuples, which would constrain the definition। उसके बाद है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इसमें ये बताया गया कि ये एक इम्पोर्टेंट रूल है जो वो करती है, इसके अंदर हम मेंटेन करते हैं, करेक्टनेस करते हैं, वैलिडिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द डेटाबेस। ये सारे काम इसके अंदर हम करते हैं। उसके बाद एग्जांपल दी हुई है ऊपर वाली एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट वाली, इनको आपने देख लेना एक दफ़ा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नल कंस्ट्रेंट। अब नल कंस्ट्रेंट से क्या मुराद है? अ नल वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट इज नॉट येट गिवन, नॉट डिफाइंड येट, इट कैन बी साइंड और डिफाइंड लेटर। हाउएवर through null constraint we can monitor whether an attribute can have null value or not। यानी कि जो हमारा null constraint है इससे हम यही चेक करते हैं कि जो हमारी एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू नल है या फिर वो नल नहीं है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर भी एग्जांपल दी हुई है, ये सारा आगे वाला आपने रीड कर लेना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। This constraint means that if we do not give any value of any particular attribute, it will be given a certain default value। यानी कि सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वैसे आप एक दफ़ा इसको रीड कर लेना। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब सिर्फ यही है कि अगर हमें किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू ना गिवन हो तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि गिवन अ सर्टेन डिफ़ॉल्ट वैल्यू, उसकी जो कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो वो सिलेक्ट हम कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर भी एग्जांपल दी हुई है, आपने ये देख लेनी, एग्जाम्स और सेमेस्टर ड्यूरिंग इट्स डिग्री। यानी कि एक स्टूडेंट की एग्जांपल दी हुई है इधर उन्होंने कि अगर वो सेमेस्टर में पढ़ रहा हो, करंट सेमेस्टर में, तो वो पिछले सेमेस्टर का डाटा उसका पढ़ा होगा, लेकिन अगर वो न्यू एडमिट स्टूडेंट का हो, न्यू एडमिशन लिया उसने, तो हमारे पास पिछला उसका कोई भी डाटा नहीं होगा, तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी यही रखेंगे कि उसका जो करंट सेमेस्टर है वो सेमेस्टर नंबर 1 होगा। उसके बाद है डोमेन कंस्ट्रेंट। दिस इज़ एन एक्सेप्शनल कंस्ट्रेंट दैट इज़ अप्लाइड ऑन एवरी एट्रीब्यूट, दैट इज़ एवरी एट्रीब्यूट हैज़ गॉट अ डोमेन।
यानी कि इससे मुराद है कि जो एवरी एट्रीब्यूट है हमारा उसकी कोई ना कोई डोमेन रखता होना चाहिए। और हमें पता है कि जो डोमेन होती है हमारी वो पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव, यानी कि एट्रीब्यूट की जितनी भी पॉसिबल सेट्स ऑफ वैल्यू होती हैं वो हमारी डोमेन कहलाती है। उसके बाद ये सारा एग्जांपल दी सारा पैराग्राफ आपने रीड कर लेना है। उसके बाद है रिलेशनल डाटा मॉडल कंपोनेंट, ये आपने देखना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिज़ाइनिंग लॉजिकल डेटाबेस। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन, यानी कि जो हमारा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है वो कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन से लगे रहते हैं। तो वी हैव सीन दैट इनिशियली वी स्टडी द होल सिस्टम थ्रू डिफरेंट मीन्स, देन वी आइडेंटिफाई डिफरेंट एंटिटीज। इसके अंदर उन्होंने सारा ये बताया कि हमने जो हमारा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन उसे देखा है, तो उसके बाद कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन देखा, उसके बाद डिफरेंट उसकी जो रिलेशंस देखे हैं, ईआर डायग्राम देखेंगे, डिफरेंट टूल्स देखे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, सारा कुछ इसके अंदर देखा है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्मिंग रूल्स। These rules are straightforward, which means that we just have to follow the rules mentioned required logical database design would be achieved, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो रूल्स हैं वही हमें अप्लाई करने चाहिए जो डाटाबेस डिज़ाइन के अंदर दिए हो या फिर वो जो अचीव करता है। इसके जो हमारे हैं वो 2 ट्रांसफॉर्मिंग रूल्स हैं। फर्स्ट वन इज़ मैनुअली, डैट इज़ वी एनालाइज एंड इवेलुएट and then transform. Second is that we have case tool available with us which can automatically convert conceptual database design into required logical database design. उसके बाद इसके अंदर ये है कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि वो पूछ सकते हैं कि जो केस स्टैंड फॉर है, केस टूल स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद मैपिंग एंटिटीज़ है, मैपिंग एंटिटीज टाइप। अब each regular entity type is transformed straightforward in a relation. It means that whether entities we had identified they would simply be converted into a relation and will have the same name of a relation as keep earlier. उसके बाद नीचे एग्जांपल दी हुई उन्होंने एक कन्वर्जन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप इनटू इक्विवेलेंट रिलेशन। ये हमारी एक एंटिटी टाइप है और नीचे उसका जो रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन है। और ये स्टूडेंट आईडी के ऊपर ये नीचे बार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये हमारी प्राइमरी की है। उसके बाद है कंपोजिट एट्रीब्यूट। दीज आर दस एट्रीब्यूट्स विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एट्रीब्यूट, यानी कि कंपोजिट एट्रीब्यूट है जो कि कॉम्बिनेशन होता है 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो एट्रीब्यूट हो उनका। तो इसकी एग्जांपल है एड्रेस। अब हम एड्रेस देखें किसी भी स्टूडेंट का, टीचर का, किसी भी और पर्सन का, उसके अंदर हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी कोड, कंट्री, तो सिटी नेम, ये सारा कुछ उसके अंदर आएगा, यानी कि वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है, डायग्राम दिखाई गई है कंपोजिट एट्रीब्यूट, यानी कि स्टूडेंट है उसकी स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, हमने पिछले डायग्राम में भी उसकी जो ये वाले एट्रीब्यूट वो देखे थे। उसके बाद है स्टूडेंट एड्रेस। उसका जो एक एट्रीब्यूट है एड्रेस वो डिफरेंट एट्रीब्यूट से मिलके बना है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट है। यानी कि तो हमें एक ही शो होगा कि स्टूडेंट एड्रेस, लेकिन उसके पीछे जो डिफरेंट उसके कॉम्बिनेशन जो होंगे वो हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, कंट्री, सिटी कोड, सिटी और एरिया कोड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। दीज आर दस एट्रीब्यूट which can have more than one value against an attribute, यानी कि जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट के अगेंस्ट डिफरेंट वैल्यू दी गई हो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाता है। उसके बाद है एन एंटिटी टाइप विद अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 2 रिलेशंस, वन contains the entity type and the other simple attribute whereas the second one has the multi valued attribute. In this way only single atomic value is stored against every attribute, ठीक है। कि उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये डायग्राम दिखाई गई है इसकी, यानी कि जो डिफरेंट वैल्यू एट्रीब्यूट है। डिफरेंट वैल्यू एट्रीब्यूट हमारे पास स्टूडेंट हॉबी हो सकती है, यानी कि एक स्टूडेंट है उसकी एक से ज़्यादा हॉबी हो सकती है, जैसे
कोई भी स्टूडेंट ले लें, उसकी अगर 2 या 2 से ज़्यादा हॉबीज़ हों, यानी कि वो मल्टीपल है, रीडिंग बुक भी है, उसके साथ वो वाचिंग वेब सीरीज़ हो गया, प्लेइंग क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इसी तरह डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये हमारी जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है वो कहलाएगा। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 16 अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 1-2 दिन में जो अपने लेक्चर नंबर 18 तक कवर कर दूंगा वीडियो को। तो इस दफ़ा जो हमारा मिड टर्म का सिलेबस है वो भी लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक है। तो हम मिड टर्म तक लेक्चर 18 करेंगे, 18 तक डिस्कस करेंगे, और जो बाकी होंगे नेक्स्ट 19 से वो हम अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स के बाद डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।